हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और हमने 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो यूनिक पब्लिकेशन बुक से है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जितने लोग के पास ये वीडियो नए लोग के पास जा रहा है, नए सब्सक्राइब प्लीज़ वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है। पहला प्रश्न है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ है, मतलब मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है तैयार हो जाना, दूसरा ऑप्शन है दर दर भटकना, तीसरा ऑप्शन है खाली बैठना, चौथा ऑप्शन है बहुत लज्जित करना। तो क्या कह रहा है? पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छान फिरते हैं, यानी कि नौकरी के लिए क्या होते हैं? दर दर भटकते हैं। क्या होते हैं? दर दर भटकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होगा। इज्जत उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अपमानित करना, दूसरा ऑप्शन है सम्मानित करना, तीसरा ऑप्शन है इज्जत करना, चौथा ऑप्शन है आदर करना। तो इज्जत उतारने का मतलब क्या होता है? अपमानित करना। क्या करना होता है? अपमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? पहला ऑप्शन है हास, दूसरा ऑप्शन है उत्साह, तीसरा ऑप्शन है भय, चौथा ऑप्शन है जुगुस्सा। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। क्या होगा? भय होगा। और हास्य रस का स्थायी भाव हर्ष होगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और जुगुस्सा किस रस का? भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुस्सा होगा। और ये तो हास्य रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मानो, जानो, मनहु, जनहु किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रास अलंकार, चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो मनहु, जनहु ये सब किस में उपयोग जाते हैं? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में उपयोग किए जाते हैं, उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य खंड, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 8। तो वाक्य खंड या उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदाता शब्द में समास है। मतदाता इसको क्या कहते हैं? मत का दाता। मत के दाता कौन है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है द्विगु, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो का लगा, का आया, यानी कि इसमें कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका पहचान कैसे करेंगे? मानो, जानो, मनु, जनु, मानहु, जनहु ये सभी शब्द वाक्य में अगर प्रयोग हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा ऑप्शन है श्लेष्म अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को क्या मतलब के आरोप को व्यक्त किया गया है। जैसे कि यहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु इस प्रकार
रखी गई है कि भेद ही ना अस्पष्ट हो। और यहाँ पे कौन सा अलंकार, राम रतन धन, राम रूपी धन पायो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा ऑप्शन है अभिधा, तीसरा ऑप्शन है व्यंजना, चौथा ऑप्शन है तीनों। तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है, अभिधा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिधा कहलाती है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द अपने मुख्यार्थ को ही व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा का उच्चारण स्थान। टा पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन है दंत्या, चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। टा का उच्चारण स्थान, टा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये होता है। यानी कि री आ गया और टू का मतलब टा वर्ग पूरा, और रा और शा ये सभी किससे कहते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। कौन सा, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरेयो में अलंकार। प्रीति नदी में पाँव न बोरेयो, पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा ऑप्शन है ध्रुपक, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, चौथा ऑप्शन है उपमा। प्रीति नदी में पाँव रे बोरे ना बोरेयो में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का आभेद ही रूपक होता है। यहाँ प्रीति क्या है, पाँव, जो उपमेय पर क्रमशः नदी बोरेयो का आरोप हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है। जहर उगलना, पहला ऑप्शन है सम्मानजनक बात कहना, दूसरा ऑप्शन है अपमानजनक बात कहना, तीसरा ऑप्शन है जहर खाना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जहर उगलने का मतलब होगा अपमानजनक बात कहना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। दूसरा है वह मुझे देखा तो घबरा गया। चौथा मैं किताब पढ़ा हूँ, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या गलती है, वह मुझे देखा तो घबरा गया। तो यहाँ पे उसने मुझे देखा तो घबरा गया। मैं किताब पढ़ा हूँ, तो मैंने किताब पढ़ा है, मैंने होना चाहिए। और वह ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, तो मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है। मैं पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, चौथा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा वाच्य है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाक्य होगा, वाच्य होगा। तो यहाँ पे किसका, मैंने पे मतलब वो हो रहा है, प्रधानता हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रायुद्ध में कौन सा समास है। वज्रायुद्ध, पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय, चौथा बहिर्व्रीहि। वज्रायुद्ध में कौन सा समास है। तो वज्रायुद्ध में क्या होगा, वज्र है आयुध जिसका। यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास होगा। वज्र है आयुध जिसका, क्या हो जाएगा, तीसरा प्रधान हो रहा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुँच गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि रेखांकित संध में कौन सा पदबंध है। यहाँ रेखांकित शब्द यही है, इसमें कौन सा पदबंध है। पहला ऑप्शन है संख्या पदबंध, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, चौथा ऑप्शन है विशेषण पदबंध। तो धीरे धीरे चलते हुए किस पे जोर दे रहा है, क्रिया पे हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयो जोग सिखावन
पाड़े परमारथी पुराणन लादे ज्यों मन जारे टांडे में कौन सी शब्द शक्ति है? पहला ऑप्शन है अभिधा, दूसरा ऑप्शन है व्यंजना, तीसरा ऑप्शन है लक्षणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आयोजोग सिखावन पाड़े परमारथी पुरानिन लादे ज्यों बनवारे इनमें कौन सा है? व्यंजना हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यंग मारा जा रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद, पहला ऑप्शन है छिदि, दूसरा ऑप्शन है छद, तीसरा ऑप्शन है छन, चौथा छम। छंद किस धातु से बना है? तो छंद का जो होगा छंद किस धातु से बना है? छिद धातु से बना है। किस धातु से? छिद धातु से बना है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद चादि धातु से, किससे? चादि धातु से बना है। पाणिनि के अनुसार छंद जो है चादि धातु से बना है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानहु विधि तन अच्छे छवि स्वच्छ रखवे काज दृग पग पोछन को करे भूषण पायनज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है यमक, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, चौथा श्लेष में। इसमें कौन सा अलंकार है? मनहु आ गया ना, यहाँ पे मनहु आ गया, मनहु जनहु। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आचार्य वामन के अनुसार रीत के भेद कौन सा है? आचार्य वामन के अनुसार रीत के भेद, पहला ऑप्शन है माधुर्य, दूसरा ऑप्शन है ओज, तीसरा ऑप्शन है वैदर्भी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आचार्य वामन के अनुसार रीत के भेद कौन से हैं? तो आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीत सिद्धांत कहते हैं। काव्य लक्षण को क्या कहते हैं? रीत सिद्धांत कहते हैं। और आचार्य वामन रीत के 3 भेद तय किए। पहला ऑप्शन है वैदर्भी, पहला है वैदर्भी, दूसरा है गौड़ी और तीसरा क्या है? और तीसरा है पांचाली। तो यहाँ पे वैदर्भी आया है। पहला क्या है? पहला है वैदर्भी और दूसरा क्या है? दूसरा है गौड़ी, तीसरा है पांचाली। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा 5। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। स्वर संधि मतलब वो दीर्घ संधि, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, तो इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल, दूसरा ऑप्शन है बच्चों, चौथा प्रिय, पांचवा थे, चौथा ते। इनमें कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल हैं, क्योंकि उन्हीं का पूरा नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठो फिर सींचने को, पहला ऑप्शन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? पहला है श्लेष में, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, चौथा विरोधाभास। जल उठो और फिर सींचो, तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत काम हो रहा है, एक दूसरे का विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। यहाँ पे क्या होगा? जहाँ वस्तुतः विरोध ना रहने पर भी विरोध का वर्णन किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ललन चलन सुनि पालन में असुआ छल के आय कोई लखाई ना सखिन हो झूठे ही जमुहाय में कौन सा अलंकार है? ललन चलन सुनि पालन में असुआ छल के आय, पहला ऑप्शन है योजोक्ति, दूसरा विभावना, तीसरा अनुप्रास, चौथा संदेह। तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ निंदा से स्तुति और स्तुति से निंदा को व्यक्त किया जा रहा, तो यहाँ व्याजोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? व्याजोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध छांटना? आपकी बार क्या छांटना है? एक शुद्ध का और एक अशुद्ध का जरूर क्वेश्चन आता है, तो शुद्ध अशुद्ध बहुत ध्यान से करिएगा और अच्छा नंबर देगा शुद्ध अशुद्ध। पहला ऑप्शन है भोजन बनाने की व्यवस्था करे, दूसरा ऑप्शन है प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, दूसरा यह काम आप पर निर्भर है,
तो ये भी सही है, और 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करें, ये भी सही है। यहाँ यह काम आप पर निर्भर, ये भी सही है। यहाँ है प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय, यहाँ प्रातःकाल भी दिया है, के समय दिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशस्थ क्या है? वंशस्थ पहला ऑप्शन है वर्णिक छंद, दूसरा ऑप्शन है मात्रिक छंद, तीसरा ऑप्शन है सममात्रिक छंद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। वंशस्थ क्या है? एक वर्णिक छंद है। क्या है? एक वर्णिक छंद है। केवल वर्ण गणना पर रचा गया छंद वर्णिक छंद होता है। केवल वर्ण गणना पर रचा गया छंद क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, और क्रम इस प्रकार है, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस वक्त में उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन अतिशयोक्ति, दूसरा विरोधाभास, तीसरा संदेश, चौथा विभावना। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास दिया जाए वहाँ पे क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार हो। यहाँ पे ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर रहे ना उधर में क्या हो रहा? विरोध दिखाई दे रहा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य छाटिए। पहला ऑप्शन है उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। दूसरा क्या है? इन दोनों में यही अंतर है। तीसरा है मुझे दरभंगा जाना है। चौथा अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो क्या होना चाहिए? अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, यही अशुद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होना चाहिए? अब विंध्य पर्वत जो है हरा भरा हो गया। यहाँ पे विंध्याचल नहीं, विंध्य पर्वत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो 2 वर्णों के मेल से, तो यहाँ पे संधि होगा, इसका जवाब क्या होगा? संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया विज्ञान का प्रश्न। आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। 86 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया यक्ष 23 और 11 में कह रहा कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 11 दिया है। 11 क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है? परमाणु संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार होती है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ इसका 23 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? आएगा 12, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा खपत होगी। 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा खपत होगी। तो ऊर्जा खपत बराबर क्या होता है? ऊर्जा खपत बराबर होता है P/T। क्या होता है? P/2। और कितना है? P कितना है? पावर कितना है? 100 वाट। और टाइम कितना है? T सेकेंड। 1 मिनट है तो सेकेंड में तो हो जाएगा 60। तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी? कितनी ऊर्जा खपत होगी? 100 जूल ऊर्जा खपत होगी। कितनी हो जाएगी? 100 जूल ऊर्जा खपत होगी, 600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो इसको देखते हैं। Q/T बराबर Q/T बराबर T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या निकालना है? धारा I निकालना है। धारा बराबर I बराबर क्या होता है? Q/T। और यहाँ पे Q क्या होगा? T रख देंगे। T रख देंगे तो N कितना है?
n का मान कितना है 1022, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1020 है 1020। और ई कितना होता है, ई में किससे गुणा करेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर 1.6 गुणे 10 के पावर 19 सी से गुणा करेंगे तो, और किससे करेंगे 1020 से करेंगे। तो जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.32 10 के घात 17 एम्पियर आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है पारा। तो इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन से है, इनमें से सबसे सक्रिय धातु है लोहा, और सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है, मरकरी। सबसे कम मरकरी है, मरकरी। पारा सबसे कम सक्रिय। और उसके बाद पूरा आवर्त सारणी में सबसे सक्रिय धातु कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, ये तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है व्हिटकर, चौथा ऑप्शन है वेंथम और हुकर। तो कौन थे वैज्ञानिक आधार पर जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास करने वाले प्रथम जीव वैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर क्या होता है, u बटे v, दूसरा है u v, तीसरा है u प्लस v, चौथा u बाई v बाई u। तो आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे करते हैं, v से करते हैं, और वस्तु की दूरी u से करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई u। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अवतल लेंस हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्तन लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा 0 से लेके +1 के बीच में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। क्या क्या पहले हैं, मरकरी मतलब क्या क्या है, तेल है, पानी है, मरकरी है, को उड़ेला जाए, और उसके बाद उड़ेलने के बाद उसको फिर स्थिर रखने मतलब स्थिर रहने तक थोड़ा सा रुक जाए। फिर जब वह स्थिर हो जाएगा तो सबसे ऊपरी परत पर क्या होगा, सबसे ऊपरी परत पर तेल होगा, सबसे ऊपरी परत पर तेल होगा। उसके बाद बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, पानी होगा, और उसके बाद सबसे नीचे क्या होगा, मरकरी होगा, सबसे नीचे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, मरकरी आए, पानी आए, तेल आए, तो मरकरी, पानी, तेल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है। पहला हमेशा 1 से कम, दूसरा हमेशा 1 से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है 1 से कम या 1 के बराबर, दूसरा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। तो किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है, कि जब विस्थापन आरंभ बिंदु या अंत बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, अतः विस्थापन कुल तय दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकती है। विस्थापन कुल तय दूरी से कभी अलग नहीं हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब विस्थापन बाई कुल दूरी या तो बराबर हो सकती है या एक ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा या तो बराबर हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 से कम या 1 के बराबर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम या 1 से बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, फल निम्नलिखित में से किसके पुष्प के फल बनता है। पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र, तीसरा अंडाशय, चौथा डिंब। तो किस फल का निर्माण फूल के किससे होता है, अंडाशय से होता है। किससे होता है, ओवरी से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब हाइड्रोजन जल मिक्स हो जाएगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CaOH का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो जाएगा। राइट आंसर बी हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है, और ये बिना बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का पहला ऑप्शन है वृक्ष को बचाना, दूसरा ऑप्शन वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, चौथा साक्षरता। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्ष को काटने से बचाना, वृक्ष को काटने से बचाना था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण लोग क्या हुए थे, पेड़ों को काटने से बचाने के उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाकर उस पर चिपक जाया करते थे। और अहिंसक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। और इस आंदोलन के प्रेरक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध पहला ऑप्शन है छोटा, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है बहुत छोटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने की क्या है, एक इकाई है, क्या है, मापने की एक यंत्र है। और इस प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा नगण्य होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा नगण्य होता है। और इसलिए इसका बहुत क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए नगण्य होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। एथेनोइक अम्ल को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जब एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। उसमें 5 से लेके 8 तक के जलीय वो एथेनोइक अम्ल मिला होता है जल में, तो वह सिरका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है। फलों को पकाने के लिए पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, चौथा ऑप्शन है साइटोकानिन। तो फलों को पकाने हेतु पादप हार्मोन कौन सा है, एथिलीन है। कौन सा है, या फलों के पकने, रंगों, मुलायम होने तक का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होती है, मिट्टी ऊष्मा का क्या होती है। ऑप्शन क्या है, सुचालक, दूसरा ऑप्शन है कुचालक, तीसरा ऑप्शन है अर्धचालक, चौथा ऑप्शन है अतिचालक। तो मिट्टी ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक होती है, इसलिए मिट्टी से बने जो घर होते हैं गर्मियों के मौसम में ठंडा होते हैं, जाड़े के मौसम में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। कौन सी, पहला ऑप्शन है DPT टीका, दूसरा ऑप्शन है BCA टीका, तीसरा ऑप्शन है TAB टीका, चौथा ऑप्शन है HIV टीका। तो इसका क्या नाम है, जो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के बचाव के लिए होता है, DPT का टीका, DPT का। डी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, और पी का मतलब क्या होता है, पिटोसिस और पेट्रोसिस, और टी का मतलब होता है टिटनेस, यानी कि डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस का मतलब क्या हो गया, काली खांसी हो गया, और टिटनेस हो गया, इसलिए DPT का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें अधिक होगी। पहला ऑप्शन है अंकुरित बीज में, दूसरा ऑप्शन है सुप्त बीज में, तीसरा ऑप्शन है सूखे बीज में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अधिक होगी, तो ये अंकुरित बीजों में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अन्य बीजों के रूप में से अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलानी, दूसरा ऑप्शन है फाइटोफाइटोरा इन्फेस्टर, तीसरा ऑप्शन है सिनकाइटोरियम एंडोबायोटिम। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है, फंगस पैथोजन के कारण होता है। नामक जो फंगस होता है पैथोजन के, या आलू के पत्तियों तथा तनों को प्रभावित कर उत्पादन को भी प्रभावित कर देता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है मासिनराम, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है शिमला। तो यह मेघालय के विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो मेघालय मौसिनराम में होती है, मौसिनराम में होती है। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पर भी बंगाल की खाड़ी आने वाली हवाइयों के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्गन सिस्टम स्तर पर संगठन नहीं पाया जाता। आर्गन सिस्टम स्तर पर संगठन नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है एनिलिडा में, दूसरा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा में, तीसरा ऑप्शन है मोलस्का में, चौथा प्लेटीहेल्मिन में। तो एनिमेलिया ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जानवरों का एक समूह क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। ये सामान्यतः फ्री लिविंग या पैरासिटिक जानवर होते हैं। ये सामान्यतः चमड़े से डिफ्यूजन तकनीक से सांस लेते हैं। इसमें ऑर्गन होते हैं और परंतु ऑर्गन सिस्टम का अभाव होता है। इनमें नर और मादा शरीर एक ही शरीर में मौजूद होते हैं और प्रजनन की क्षमता भी होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसका राइट ऑर्गन सिस्टम स्तन का संगठन नहीं होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा 17 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। तो मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है। कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कौन से? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट, पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1918 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1917 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1919 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इस एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून भी कहा जा सकता था, काला कानून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा ऑप्शन है फलों, सब्जियों, मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, चौथा है उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनमें से कौन सा क्या पूछ रहा है? इनमें से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका कथन भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रथम स्थान, यहाँ पे भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे भारत नहीं, चीन जो है, चीन विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्थलीय सीमा, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 5। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों को छूती है? 7 देशों को छूती है। कितने देशों को? 7 देशों को। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। कितना हो गया? 7 देश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? पहला ऑप्शन है 17.5, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 16%, चौथा 19%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.47% है, 2.47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड से, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका से, चौथा रूस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व का है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है।
ऐसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कौन सा भाग है? भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है भाग 4। तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 में से ली गई है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? पहला ऑप्शन है मध्य युग में, दूसरा ऑप्शन प्राचीन युग में, चौथा वर्तमान युग में, तीसरा है वर्तमान युग में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का विकास जो है ये मध्य युग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य युग में हुआ था। और जबकि प्राचीन काल में ही सासाराम का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान रहा, लेकिन उसका जो विकास है मध्य युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित था? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, पहला ऑप्शन है बरौनी, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा डिगबोई। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में हुआ था। कहाँ हुआ था? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति, पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है बेलेजली, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति जो है कॉर्नवालिस था। कौन था? जबकि अमेरिका का सेनापति कौन सा था? जॉर्ज वाशिंगटन। ये कौन सा था? अमेरिका का सेनापति था, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा है 2/3। तो कितना हिस्सा? तो 3/4 जो है वो पानी से ढका हुआ, जिसमें 97.5% जल महासागरों में है और जो खारा तथा 2.5% भाग मीठा पानी है जो पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत, पहला ऑप्शन है राजस्थान से, दूसरा ऑप्शन है बिहार से, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, चौथा ऑप्शन है हरियाणा से। तो सूचना के अधिकार का आंदोलन शुरुआत 1990 में हुई थी, 1990 में। और किस राज्य से हुई थी? ये हुई थी राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अरोड़ा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय, पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन में, दूसरा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तीसरा है एंटवर्प बेल्जियम में, चौथा है पेरिस फ्रांस में। तो राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड था। जिनेवा स्विट्जरलैंड था। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विल्सन के प्रयास से कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और प्रतिनिधि भिन्न क्या होता है? 1/2000। क्या होता है? 1/2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या है? पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा ऑप्शन है निर्धनता, तीसरा ऑप्शन है विकास, चौथा ऑप्शन है विषमता। तो क्या पूछ रहा है? लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे सहायक क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास जो है सबसे अधिक सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? एक जनता एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हिटलर ने, दूसरा ऑप्शन है मुसोलिनी ने, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक जनता एक साम्राज्य का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी का नेता था। जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था।
नाजी पार्टी का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर या अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा ऑप्शन है वर्साई की संधि, तीसरा ऑप्शन है वियना की संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। और इसके बाद 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर एक क्या हुआ था? एक कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। कौन सी संधि द्वारा? वर्साई की संधि द्वारा। लेकिन वर्ष 1935 और 36 में वर्साई की संधि की सभी शर्तों को हिटलर ने भंग कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बन गया? कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? कौन सा फसल? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा। तो ये दोनों तो बहुत कम समय में हो जाते हैं। चावल तो 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। ये गन्ना जो है 1 साल लगता है, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग, पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है चीन से, तीसरा है रूस से, चौथा अमेरिका। तो रेशम मार्ग जो है वो चीन से प्रारंभ होता है। चीन, यह एक व्यापारिक मार्ग था जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के प्राचीन क्षेत्र एक दूसरे से जोड़ता है। और यह मार्ग चीन से भारत होते हुए मेसोपोटामिया, अफ्रीका, ग्रीस, रोम और ब्रिटेन तक विस्तारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चीनी उत्पादन में, तो जहाँ पर गन्ना ज़्यादा अधिक होगा वहीं पे चीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये थे हमारे हिंदी, साइंस और सोशल स्टडी के प्रश्न। और ये मतलब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट थे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।